नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाए। मॉडल आंसर्स कुछ देखेंगे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो में हम दो आंसर्स के बारे में देखेंगे। तो जो लोग प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्री की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग जिनका प्री क्वालिफाई हो रहा है वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस स्पेशली, तो उसके आंसर राइटिंग को कैसे, मॉडल आंसर्स को कैसे लिखा जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल मंडल में पाए जाने वाले चट्टानों के 3 प्रमुख समूहों को उनके उप प्रकारों सहित समझाइए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसका मॉडल आंसर किस तरीके से लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह के ठोस या कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। तो पहले तो चट्टान के बारे में बता दिया एक लाइन में। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के आधार पर इन्हें प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रमुख भाग हैं इसके। पहला है आग्नेय, फिर अपसादी, फिर कायांतरित। ये 3 भाग हैं। तो अब पहले भाग के बारे में हम देखेंगे कि आग्नेय चट्टान क्या होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला लावा या मैग्मा जब ठंडा होकर सतह पर जम जाता है तथा ठोस आकृति का निर्माण करता है, इन्हीं ठोस आकृतियों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टान का एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया और उसके बाद बताया कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं कि भूपर्पटी के सबसे ऊपर 16 किलोमीटर की मोटाई में आग्नेय शैल का 95% भाग होता है। नेक्स्ट हमने दे दिया है आग्नेय चट्टानों का कैसे कैसे डिवाइडेशन हुआ है। पहला होता है कि निर्माण के अनुसार इसको कैसे बांटा गया है, और दूसरा है कि रासायनिक संरचना के अनुसार इनको कैसे आग्नेय चट्टानों को बांटा गया है। अभी ऊपर हमने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर पहले था चट्टानों का बंटवारा कि चट्टानों के कितने प्रकार में बांटा गया है, तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब हम देख रहे हैं कि आग्नेय चट्टानों को 2 हिसाब से बांटा गया है, यानी कि 2 बेस बना के बांटा गया, निर्माण के अनुसार और रासायनिक संरचना के अनुसार। अगर निर्माण के अनुसार देखा जाए तो बाह्य और आंतरिक, ये भी 2 बेस बन जाती हैं कि बाह्य के हिसाब से जो बेसाल्ट या ग्रेवो जो होते हैं वो बाह्य निर्माण संरचना के अनुसार से होते हैं, और जो आंतरिक निर्माण स्थल के अनुसार से होते हैं वो होते हैं पातालीय या अधिपातालीय। पातालीय में ग्रेनाइट इसका उदाहरण रहता है और अधिपातालीय में फैकोलिथ रहता है। नेक्स्ट डिवाइडेशन होता है इसका रासायनिक संरचना के अनुसार। तो रासायनिक संरचना के अनुसार यदि हम बात करें तो पहला होता है अम्लीय, दूसरा मध्यवर्ती, तीसरा बेसिक, चौथा अल्ट्रा बेसिक। ये होते हैं 4। नेक्स्ट आता है अपसादी चट्टानें। अपसादी चट्टानें क्या होती हैं? अपक्षय व अपवर्तन द्वारा प्राप्त शैलचूर्ण, जीवाशेष एवं वनस्पतियों के एक के ऊपर एक परतों के रूप में जमा होने से निर्मित आकृतियों को अपसादी चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें पृथ्वी के 75% भाग पर विस्तृत हैं। इम्पोर्टेंट है, ये चट्टानें 75% पार्ट पे पृथ्वी पे पाई जाती हैं अपसादी चट्टानें। अपसादी चट्टानों का बंटवारा कैसे हुआ है, अपसादी चट्टानों को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो निर्माण के आधार पर अपसादी चट्टानों को प्रयुक्त अवसाद के अनुसार और प्रयुक्त साधन के अनुसार 2 हिसाब से बांटा गया, 2 बेस बना के। तो प्रयुक्त अवसाद के अनुसार से शैलचूर्ण से निर्मित, जैविक तत्वों से निर्मित और रासायनिक तत्वों से निर्मित। अगर शैलचूर्ण से निर्मित की बात की जाए तो वो बलुका पत्थर होता है, जैविक तत्वों से निर्मित की बात की जाए तो वो डोलामाइट होता है, रासायनिक तत्वों से निर्मित की बात की जाए तो वो शैलखड़ी होता है। प्रयुक्त साधन के अनुसार अगर किस तरीके से बांटेंगे तो उसमें होता है जल निर्मित और वायु निर्मित और हिमानी निर्मित। जल निर्मित में सागरीय शैल आती हैं, वायु निर्मित में लोयस आती हैं और हिमानी निर्मित में हिमशैल आती हैं। अपसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ये चट्टानें रंध्र युक्त होती हैं। चट्टानों की परतों में जीवावशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है इसका अपवर्तन तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है ये प्राय मुलायम होती है। आगे देखते हैं कायांतरित चट्टानें। 2 हमने देख ली, तीसरा होता है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों के बारे में किसी मौलिक चट्टान में विघटन या वियोजन के बिना जल, ताप व दाब या तीनों के प्रभाव से उसके गुण और संरचना में मूलभूत परिवर्तन से बनी भिन्न प्रकार की चट्टानें ही कायांतरित चट्टानें होती हैं। मौलिक चट्टानों के आधार पर कायांतरित चट्टानों को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। मौलिक चट्टानें, कायांतरित चट्टानें कैसे कैसे हैं? अगर मौलिक आग्नेय है तो उसकी कायांतरित क्या क्या हो सकती हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, यानी कि उसका उदाहरण दे रखा है नीस, एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइन। अगर अपसादी है, ये मौलिक चट्टान है। इधर जो लेफ्ट हैंड पे लिखी हुई है ये मौलिक है और राइट हैंड पे लिखी हुई ये अपसादी वो कायांतरित हैं।
तो आग्नेय की हमने देखी ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो। इसी तरीके से अवसादी को बालू पत्थर, कोयला और चूना पत्थर 3 में बांटा जाता है। वायु पत्थर का उदाहरण देखेंगे तो क्वार्टजाइट होता है, कोयला का ग्रेफाइट हीरा होता है, चूना पत्थर का संगमरमर होता है। नेक्स्ट आता है कायांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं। कायांतरित चट्टानों को स्लेट या शिस्ट में ये कायांतरित हो जाती हैं। विशेषता, ये चट्टानें अरंध्रपूर्ण होती हैं, यानी कि इन चट्टानों में छिद्र नहीं होते हैं। ये अधिक संगठित और कठोर होती हैं। इनमें धात्विक खनिज अधिक होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 लगभग 150 वर्ड में करने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के 2 विरोधी समूहों के लिए एक खेल का मैदान है। तो इसकी चर्चा कीजिए। क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी जो है वो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के 2 विरोधी समूहों के लिए एक खेल का मैदान है। इस पर चर्चा कीजिए। तो आंसर शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह पर मौजूद आकृतियों के विन्यास में विभिन्न कारकों द्वारा भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से किए गए परिवर्तनों को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो पहले तो ये बता दिया कि हमने ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया होती है हमारी पृथ्वी की सतह में मौजूद आकृतियों के विन्यास में विभिन्न कारकों द्वारा भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से किए गए परिवर्तनों को भू आकृतिक परिवर्तन या फिर भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इस परिवर्तन में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1 अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं, नंबर 2 बाहरजनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो अंतर्जनित प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जाओं के फलस्वरूप भूपर्पटी पर होने वाले विन्यास परिवर्तनों को अंतर्जनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर से होने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, उन ऊर्जाओं के फलस्वरूप पृथ्वी की जो क्रस्ट है यानी कि भूपर्पटी है उसके विन्यास में जो परिवर्तन होते हैं वो अंतर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कि उनका जो कारण है, मूल कारण है, वो पृथ्वी के अंदर से आया है। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए यह प्रमुख बल की तरह कार्य करती हैं। जो ऊर्जाएं निकलती हैं पृथ्वी के अंदर से, ये जो बाहर परिवर्तन होते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होते हैं, उसमें प्रमुख बल की तरह कार्य करती हैं। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे पटल विरूपण। पटल विरूपण में पर्वत निर्माण, महाद्वीप निर्माण, भूकंप, सागरों का निर्माण, ज्वालामुखीता में पिघली हुई लावा से पर्वतों का निर्माण, आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण। नेक्स्ट आता है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। तो वायुमंडलीय ऊर्जाओं के फलस्वरूप पृथ्वी की भू आकृतिक के विन्यास में हुए परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को बहिर्जनित प्रक्रियाएं कहते हैं। अभी देखा तो अंतर्जनित यानी कि पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकल रही थी, उससे जो परिवर्तन हो रहा था वो अंतर्जनित होता है। बहिर्जनित अगर बात की जाए तो वो वायुमंडलीय ऊर्जाएं जो हैं, जो बाहर की ऊर्जा है पृथ्वी के, उससे जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उससे जो विन्यास में पृथ्वी की भू आकृतिक विन्यास में जो परिवर्तन होता है वो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं कहलाती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है अपक्षय। तो अपक्षय में क्या आता है, मौसम और जलवायु की ऊर्जाओं से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन को ही अपक्षय कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय या जैविक अपक्षय। नंबर 2 आता है बृहद संचलन। इसके अंतर्गत वह सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनमें शैलों का मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के अनुरूप रूपांतरित होता है। नेक्स्ट आता है भूस्खलन। यह तीव्र संचलन का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट आता है अपरदन या निक्षेपण। ये शैलों के टुकड़ों को जल, हिमानी वायु या धाराओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो अपरदन या निक्षेपण कहलाता है। अतः अब हम निष्कर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। अतः उपरोक्त वर्णित 2 प्रकार की विपरीत प्रक्रियाओं के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार भू आकृतियों में परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार पृथ्वी की एक आंतरिक ऊर्जा भूपर्पटी पर विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर बाह्य कारकों से उत्पन्न ऊर्जा के परिणामस्वरूप पृथ्वी के सतही परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के 2 विरोधी समूहों के लिए एक खेल के मैदान की भांति कार्य करती है, जिसमें 2 विरोधी समूह अपनी ऊर्जाओं के कारण लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट आंसर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।